जय हिंद। रॉ आईक्यू में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पर दिए गए नोट्स का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करेंगे। पूर्ण जानकारी है, उसे बिल्कुल स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करना। बिल्कुल, और हम नोट्स में दिए गए क्रम का सख्ती से पालन करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे पहले खंड से। ठीक है, तो पहला खंड है खोज और भूगोल। जी, मतलब इस खंड में हम सभ्यता की शुरुआती खोजों और उसके भौगोलिक विस्तार पर बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहला बिंदु है कि ये सिंधु सभ्यता शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? और इसका उत्तर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। अच्छा, और दूसरा बिंदु, हड़प्पा की पहली बार खुदाई किस साल में हुई थी? ये हुई थी 1921 में। 1921 में। जी। और फिर मोहनजोदड़ो की खोज वो किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी ने की थी, ठीक अगले ही साल 1922 में। अच्छा, एक के बाद एक। हाँ। अब बात करते हैं नदियों की। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी पर है। रावी। और मोहनजोदारो? वो सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, अब एक दिलचस्प सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मतलब कुल मिलाकर। कुल मिलाकर अगर देखें तो मोहनजोदारो सबसे बड़ा स्थल है। और भारत में? भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी। ठीक है, अब इसके आकार की बात करते हैं। 7वां बिंदु है, सिंधु सभ्यता क्षेत्र का आकार कैसा था? इसका आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार। जी। अगला बिंदु है सुतकागन डोर के बारे में। ये स्थल कहाँ पर है? सुतकागन डोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है, दशक नदी पर। ठीक है, और फिर हिंडन नदी के तट पर कौन सा स्थल है? वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर। और सबसे उत्तरी स्थल मांडा, वो किस नदी पर है? मांडा चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर। जी। तो ये खंड पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब हम दूसरे खंड पर आते हैं, नगर योजना और वास्तुकला। इस खंड में हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की बनावट और उनके निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल। तो पहला बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है भूमिगत जल निकासी प्रणाली, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। कमाल की बात है ये। अच्छा, अगला बिंदु, किस शहर में कोई गढ़ या दुर्ग नहीं था? चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में कोई गढ़ नहीं मिला। चन्हूदड़ो। जी। और विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, ये कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में। और सिंधु घाटी सभ्यता के घर वे किस चीज से बने थे? वे पकी हुई ईंटों से बने थे। पकी हुई ईंटें, मतलब काफी मजबूत। बहुत मजबूत। और इन ईंटों का एक मानक अनुपात भी था, जो हमारा अगला बिंदु है। हाँ, हड़प्पा की ईंटों का मानक अनुपात क्या था? ये अनुपात था 4:1, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 4.1। जी। अच्छा, अगला बिंदु है कि किस स्थल पर स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं? स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा में मिलते हैं। धौलावीरा। और विशाल अन्न भंडार, जो शहर की सबसे बड़ी इमारत थी, वो कहाँ मिले? वो भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। मोहनजोदड़ो में काफी कुछ मिला है। बिल्कुल। अच्छा, कौन सा शहर था जो सामान्य 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था? वो धौलावीरा ही था। अच्छा, धौलावीरा में स्टेडियम भी और वो 3 हिस्सों में बटा भी था। जी। अब सड़कों की बात करते हैं, उनका प्राथमिक पैटर्न क्या था? सड़कों का पैटर्न था ग्रिड प्रणाली, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें। एकदम सीधी। एकदम सीधी और व्यवस्थित। और अग्नि वेदिकाएं, वो कहाँ खोजी गईं? अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा और लोथल, इन 2 जगहों पर मिली हैं। कालीबंगा और लोथल। जी। ये खंड पूरा हो गया है। ठीक है। अब हम तीसरे खंड पर आते हैं, अर्थव्यवस्था और व्यापार। मतलब ये लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, उनके व्यापारिक संबंध कैसे थे, इस पर बात करेंगे। हाँ, तो पहला बिंदु, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। बिल्कुल सही, कृषि। और दूसरा बिंदु, दुनिया में कपास उगाने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? वो भी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। मतलब कपास की शुरुआत यहीं से हुई एक तरह से। हाँ। अच्छा, तो यूनानियों ने सिंधु घाटी में जो कपास उगता था उसे क्या कहा? उन्होंने उसे सिंडोन कहा, जो सिंधु शब्द से ही बना है। सिंडोन। ठीक है, अगला बिंदु, हड़प्पा के लोग आमतौर पर किस जानवर से परिचित नहीं थे? वो जानवर था शेर, और अगर धातु की बात करें तो वो लोहा था। अच्छा, शेर और लोहा दोनों से अपरिचित थे। जी। और प्रमुख गोदीबाड़ा, मतलब बंदरगाह, वो कहाँ पाया गया? वो लोथल में मिला है। लोथल में। जी, जो गुजरात में है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का किस समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार था? उनका व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था, जिन्हें
सुमेरियन भी कहते हैं। मेसोपोटामिया। हाँ, तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु क्षेत्र के लिए किस नाम का उपयोग करते थे? वो लोग इस क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। मेलुहा। जी, मेलुहा। अब बात करते हैं उनकी मुहरों की। हड़प्पा की मुहरें मुख्य रूप से किस सामग्री से बनी थीं? वे स्टीएटाइट से बनी थीं। ये एक तरह का नरम पत्थर होता है। स्टीयराइट। और इन मुहरों का सबसे आम आकार क्या था? सबसे आम आकार वर्गाकार था, स्क्वायर। वर्गाकार। और हड़प्पा के जो बाट थे वजन करने के लिए, वे किस चीज से बने थे? वे चर्ट नाम के पत्थर से बने थे और आमतौर पर घनाकार होते थे, क्यूब के आकार के। चर्ट, ठीक है। ये खंड पूरा हो गया है। चलिए अब चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक और धार्मिक जीवन। जी। इसमें हम समाज की संरचना, उनके विश्वास और कलाकृतियों पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो पहला बिंदु, हड़प्पा समाज की प्रकृति क्या थी? ये मात्र सत्तात्मक मानी जाती है ना? जी बिल्कुल, मात्र सत्तात्मक। और सिंधु घाटी के लोगों के लिए सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? वो था पीपल का पेड़। पीपल। जी। मोहरों पर जो एक पुरुष देवता पाए जाते हैं जो जानवरों से घिरे हैं, वे कौन हैं? उन्हें पशुपति महादेव या आद्य शिव माना जाता है। पशुपति महादेव। और मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का चित्रण है? सबसे ज्यादा है एक शंगी यानी यूनिकॉर्न, और उसके बाद कुबड़ वाला बैल। यूनिकॉर्न। ठीक है। अब एक सवाल, क्या हड़प्पा के लोग मंदिरों में पूजा करते थे? नहीं, मंदिर जैसी कोई संरचना अभी तक नहीं मिली है। कोई मंदिर नहीं मिला? जी। और कांसे की नर्तकी की जो प्रसिद्ध मूर्ति है, वो कहाँ मिली थी? वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो। अच्छा, इन कांसे की मूर्तियों के लिए किस ढलाई तकनीक का उपयोग किया गया था? इसके लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल होता था। लॉस्ट वैक्स? हाँ, जिसे सीरे परद्यू भी कहते हैं। ठीक है। और दाढ़ी वाले पुरुष की जो स्टीटाइट की मूर्ति है, वो प्रतिमा कहाँ मिली? वो भी मोहनजोदड़ो में ही मिली थी। अच्छा, अब उनकी लिपि के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा की लिपि को क्या कहा जाता था? उसे बूस्ट्रोफेडन कहा जाता था। बूस्ट्रोफेडन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अच्छा, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। हाँ, जी बिल्कुल। तो क्या इस लिपि को पढ़ा जा सका है? नहीं, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब ये अब भी एक रहस्य है? हाँ, एक बहुत बड़ा रहस्य। ये खंड पूरा हो गया। ठीक है। अब पांचवां खंड, प्रमुख स्थल और निष्कर्ष। जी। ये खंड विशिष्ट स्थलों पर मिली महत्वपूर्ण खोजों से संबंधित है। हाँ, तो पहला बिंदु, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला? ये कालीबंगा में मिला था। बिल्कुल सही, कालीबंगा। और घोड़े की हड्डियां? वो कहाँ मिली है? वो सुरकुटदा में मिली हैं। सुरकुटदा। जी। कौन सा स्थल मनके बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए 2 स्थल प्रसिद्ध हैं, चन्हुदड़ो और लोथल। चन्हुदड़ो और लोथल। 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक साइन बोर्ड कहाँ मिला है? ये धोलावीरा में मिला है। धोलावीरा में। जी। और किस स्थल से चावल की भूसी का प्रमाण मिला है? चावल की भूसी लोथल और रंगपुर से मिली है। लोथल और रंगपुर। जी। ठीक है, ये खंड पूरा हो गया है। जी। अब अंतिम खंड, पतन और विविध। इसमें हम सभ्यता के अंत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो पहला बिंदु, जी। परिपक्व हड़प्पा चरण की अनुमानित समय अवधि क्या है? यह है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। जी। पतन के कारणों में से एक कारण बाढ़ को किसने बताया? बाढ़ का सिद्धांत एसआर राव और जॉर्ज डेल्स ने दिया था। एसआर राव और जॉर्ज डेल्स। और पतन के लिए आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, उसका प्रस्ताव किसने दिया? ये सिद्धांत मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। मॉर्टिमर व्हीलर। जी। अच्छा, भारत में हाल ही में किस स्थल को सबसे बड़े सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? वो है राखी घड़ी, हरियाणा में। राखी घड़ी। हाँ। और अंतिम बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ये आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग से संबंधित थी। आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग। जी। यह खंड पूरा हो गया है। तो आज का विश्लेषण यहाँ समाप्त होता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर दिए गए नोट्स के सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से कवर किया है। जय हिंद, जय भारत। आई एंड है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं, वैदिक काल, जो मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के लिए तैयार किए गए 50 जरूरी सवालों का एक सेट है।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला खंड है उत्पत्ति और साहित्य। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, वेद शब्द का असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है पवित्र ज्ञान। ठीक है। अब इन लोगों की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं। नोट्स में एक आर्कटिक होम सिद्धांत का जिक्र है। इसके अनुसार भारत के मूल निवासी कौन थे? ये सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक का था। अच्छा, तिलक जी का। और दूसरा सिद्धांत है मैक्स मुलर का, जो शायद ज्यादा प्रचलित है। उन्होंने क्या प्रस्तावित किया था? आर्य कहाँ से आए थे? मैक्स मुलर के अनुसार वे मध्य एशिया से आए थे, और हाँ, यही सबसे ज्यादा स्वीकृत सिद्धांत माना जाता है। चलिए अब वेदों पर आते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद में कितने मंडल या एक तरह से पुस्तकें हैं? इसमें कुल 10 मंडल हैं। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? वो तीसरे मंडल में मिलता है, और ये देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है, पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात है। वो किस मंडल में है? वो 10वें मंडल में है। वेदों को समझने के लिए कुछ सहायक ग्रंथ भी हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वेदांग कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 6 है। अच्छा, एक वेद ऐसा भी है जो शुक्ल और कृष्ण इन 2 भागों में बटा हुआ है। वो कौन सा है? वो यजुर्वेद है। और वो कौन सा वेद है जो जादुई मंत्रों और तंत्रों से ज्यादा संबंधित है? वो है अथर्ववेद। तो ठीक है, ये खंड यहां पूरा हुआ। जी। अगला खंड है वैदिक भूगोल और नदियां। तो प्रारंभिक आर्य जिस क्षेत्र में बसे थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे सप्त सिंधु कहते थे, मतलब 7 नदियों की भूमि। 7 नदियां। इनके ऋग्वैदिक नाम भी अलग थे। जैसे झेलम नदी का क्या नाम था? वितस्ता। और चिनाब नदी? असिखनी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम? परुष्णी। और ब्यास नदी को क्या कहते थे? विपाश। सतलुज? शतुद्री। इन सब नदियों में ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? सरस्वती को। उसे नदी तरना भी कहा गया है। ये दिलचस्प है। और किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है? सिंधु नदी का। और गंगा? आज की सबसे पवित्र नदी गंगा का उल्लेख कितनी बार है? सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार। अच्छा, अब पहाड़ों की बात करें तो ऋग्वेद में मुजावंता के रूप में किस पर्वत श्रृंखला का उल्लेख है? हिमालय का। वाह। और इसी के साथ ये खंड भी पूरा हुआ। ठीक है, अब आते हैं तीसरे खंड पर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? कुल यानी परिवार। और इस परिवार की मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। और कई परिवार मिलकर गांव यानी ग्राम बनाते थे। तो ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी। शासन के लिए सभाएं भी थीं। किस सभा को बुजुर्गों की सभा के तौर पर जाना जाता था? सभा। और वो कौन सी सभा थी जिसमें आम लोग शामिल होते थे? वो समिति थी। राजा यानी राजन की सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? पुरोहित यानी पुजारी। लोग राजा को अपनी इच्छा से कुछ उपहार या कर देते थे। उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहा जाता था। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उनकी स्थिति काफी उच्च थी। वो सभा और विदत जैसी सभाओं में भाग ले सकती थी, अध्ययन भी कर सकती थी। क्या कुछ प्रसिद्ध महिला विद्वानों के नाम भी मिलते हैं? जी हाँ, घोषा, अपाला और लोपामुद्रा। और इन प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती या कुछ और? नहीं, उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, मतलब पशुपालन। ठीक है, तो ये खंड भी पूरा हो गया है। जी। अगला खंड है अर्थव्यवस्था और धर्म। तो अगर उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, तो संपत्ति का सबसे मूल्यवान रूप क्या था? गाय यानी गौ। अच्छा, अतिथि के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता था जिसका संबंध गाय से था। वो क्या था? गोघ्न। अब धर्म की बात करते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, यानी किलों को तोड़ने वाला। इंद्र को कितने सूक्त समर्पित हैं? 250 सूक्त। और अग्नि देवता का क्या स्थान था, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे? अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। जल के देवता और प्राकृतिक व्यवस्था यानी ऋत के धारक कौन थे? वरुण। एक वनस्पति देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में। पूरा 9वां मंडल उन्हीं को समर्पित है। अर्थव्यवस्था पर वापस आते हैं। मुद्रा या सोने के वजन की इकाई के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? निष्क का। और उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। और इस बदलाव के बाद उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें क्या थीं? व्रीहि यानी चावल
और गोधूम यानी गेहूं, ये खंड पूरा हो गया है। अब हम अंतिम खंड पर आते हैं, दर्शन और उत्तर वैदिक काल। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरु के पास बैठना। कुल कितने उपनिषद माने जाते हैं? 108। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 4 आश्रमों यानी जीवन के 4 चरणों का उल्लेख किस उपनिषद में है? जाबाल उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल के 2 महान महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। और वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद व्यास को। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति दिखाने के लिए एक अनुष्ठान होता था। अपनी सर्वोच्च शक्ति के लिए राजा कौन सा अनुष्ठान करता था? अश्वमेध यज्ञ, मतलब घोड़े की बलि। और एक रथ दौड़ वाला अनुष्ठान भी था, जो राजा के ओज को फिर से स्थापित करने के लिए होता था। वो था वाजपेयी यज्ञ। और अंत में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा किस काल में उभरी? ये उत्तर वैदिक काल में उभरी। और इसी के साथ ये खंड भी पूरा हुआ। तो हमने वैदिक काल पर दिए गए नोट्स के सभी 50 प्रमुख बिंदुओं को अनुरोध के अनुसार एक अनुशासित प्रश्नोत्तर प्रारूप में कवर कर लिया है। जी, और इन नोट्स का अंतिम बिंदु ये था कि त्रिमूर्ति की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में उभरी। ये चिंतन के लिए एक प्रश्न छोड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं का औपचारिक रूप, इंद्र और अग्नि जैसे प्रारंभिक वैदिक प्रकृति आधारित देवताओं पर ध्यान केंद्रित करने से किस प्रकार के धार्मिक और दार्शनिक बदलाव का संकेत देता है? जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा विश्लेषण बुद्ध का मार्ग एक विस्तृत रिवीजन गाइड पर है। हमारे पास लगभग 70 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं, जो खास तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। जी, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला खंड है बुद्ध के जीवन से संबंधित। पहला बिंदु है उनका मूल नाम। उनका मूल नाम था सिद्धार्थ, बुद्ध का मतलब बचपन का नाम। और उनका जन्म स्थान? नोट्स में लिखा है लुम्बिनी, नेपाल में। हाँ, लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु के पास है, नेपाल में। जन्म का वर्ष भी दिया गया है 563 ईसा पूर्व। जी, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला बिंदु है उनके पिता का नाम, शुद्धोदन। हाँ, शुद्धोदन जो शाक्य वंश के प्रमुख थे। और उनकी माता का नाम महामाया था। जी, महामाया, जिनका उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। तो उनका पालन पोषण किसने किया? यहाँ सौतेली माँ का जिक्र है। हाँ, उनकी सौतेली माँ और मौसी महाप्रजापति गौतमी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी बनी। अच्छा, अब उनकी पत्नी का नाम? यशोधरा। यशोधरा। जी। और उनके एक पुत्र भी थे, राहुल। हाँ, उनके पुत्र का नाम राहुल था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 दृश्य। जी, वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक तपस्वी। हाँ, एक तपस्वी। इन्हीं दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य आया। और इसी के बाद हुआ महाभिनिष्क्रमण। जी, 29 वर्ष की आयु में उनका घर छोड़ना, ज्ञान की खोज में। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उस समय उनके साथ कौन था? यहाँ सारथी और घोड़े का नाम भी है। चन्ना, जो उनके सारथी थे, और कंथक, जो उनका घोड़ा था। ठीक है, तो घर छोड़ने के बाद उन्हें ज्ञान कब और कहाँ मिला? उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहते हैं, और ये बोध गया में हुआ। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर। इसे लीलाजन भी कहते हैं। और पेड़, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, पीपल का वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस खंड का आखिरी बिंदु है मार। ये कौन था? मार एक आसुरी शक्ति थी, जिसने बुद्ध के ध्यान के दौरान उन्हें लुभाने की मतलब बाधा डालने की कोशिश की थी। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन से जुड़ा ये पहला खंड यहाँ पूरा होता है। जी। अब अगला खंड प्रमुख घटनाओं और उनसे जुड़े प्रतीकों पर है। जी। चलिए, पहला बिंदु है जन्म का प्रतीक, कमल और बेल। और महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का, बोधि वृक्ष। और उनके पहले उपदेश का प्रतीक है पहिया, है ना? जी, पहिया यानी धर्मचक्र। और मृत्यु का प्रतीक, स्तूप। अगला बिंदु है धर्मचक्र प्रवर्तन। हाँ, इसका मतलब है पहिए का घूमना। ये सारनाथ में दिए गए उनके पहले उपदेश को कहते हैं। ठीक है, और फिर है महापरिनिर्वाण। ये 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु की घटना है।
उनके देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं। नोट्स में उनके अंतिम शब्द भी दिए गए हैं। हाँ, उन्होंने कहा था, सभी मिश्रित वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, लगन से अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। उन्हें अंतिम भोजन किसने कराया था? चुंडा नाम के एक लोहार ने। अच्छा, और उनके पहले शिष्य कौन थे? उनके पहले शिष्य वही 5 तपस्वी थे जिन्होंने उन्हें सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। उन्हें पंचवर्गीय भी कहते हैं। ठीक है, ये खंड पूरा हो गया है। जी, अब हम बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है 4 आर्य सत्य: दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। हाँ, ये बौद्ध धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं। ये दुख के स्वभाव और उसके निवारण की व्याख्या करते हैं। और मार्ग जो है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जी, दुखों को समाप्त करने का 8 गुना पद। एक और सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, इसका मतलब है आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ये बताता है कि सभी घटनाएं किसी न किसी कारण और स्थिति पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। जी, निर्वाण, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवस्था, जहां सभी इच्छाएं और दुख खत्म हो जाते हैं। अगला सिद्धांत है अनात्मा। अनात्मा यानी आत्मा रहित का सिद्धांत। ये मानता है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा या मैं नहीं है। और इसी से जुड़ा है अनित्य का सिद्धांत। हाँ, अनित्य मतलब सभी चीजों की अस्थिरता। दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। उन्होंने मध्यम मार्ग की भी बात की। जी, मध्यमिका मतलब विलासिता और आत्मपीड़ा, इन दोनों अतिवादों से बचना। अगला बिंदु है त्रिरत्न: बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं। संघ मतलब भिक्षुओं और भिक्षुणियों का मठवासी क्रम। और जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपासक कहते हैं, जो भिक्षु नहीं हैं। उपासकों के लिए भी कुछ नियम हैं, जैसे पंचशील। जी, पंचशील। गृहस्थ अनुयायियों के लिए 5 नैतिक उपदेश। बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा कब आई? ये मुख्य रूप से महायान संप्रदाय में उभरी। और स्वर्ग के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म एक स्थायी स्वर्ग के बजाय निर्वाण पर ज्यादा केंद्रित है। वर्ण व्यवस्था पर उनका क्या रुख था? बुद्ध ने जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था। ये खंड पूरा हो गया है। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध साहित्य और ग्रंथों पर। जी, इसमें सबसे पहले है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब? बौद्ध धर्म ग्रंथों की 3 टोकरियां, जिसमें पहला है सुत्त पिटक। हाँ, इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं। दूसरा विनय पिटक, इसमें संघ के लिए आचरण के नियम है। और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण है। त्रिपिटक के अलावा यहाँ जातक कथाओं का भी जिक्र है। जी, जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की 547 कहानियां हैं। फिर है मिलिंदपन हो। ये राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच एक संवाद है। अगला है बुद्ध चरित। ये अश्वघोष द्वारा बुद्ध के जीवन पर लिखा गया एक महाकाव्य है। महावंश और दीपवंश, ये बौद्ध धर्म के बारे में श्रीलंका इतिवृत्त हैं, मतलब श्रीलंका के क्रॉनिकल्स। और ललित विस्तर, ये बुद्ध के जीवन के बारे में एक विस्तृत महायान ग्रंथ है। इस सूची में अंतिम है धम्मपद। जी, जिसे अक्सर बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। ये खंड भी पूरा हो गया है। जी, अगला खंड बौद्ध संगीतियों यानी परिषदों से संबंधित है। ठीक है, पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, सत्तपर्णी गुफा में। और इसके संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। इसका परिणाम क्या रहा? सुत्त और विनय पिटक का संकलन। ठीक है, दूसरी संगीति का स्थान? वैशाली। अब आते हैं तीसरी संगीति पर। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। जी, पाटलिपुत्र। और इसके संरक्षक सम्राट अशोक थे। हाँ, अशोक। इस संगीति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? धर्म प्रचारकों को दूसरे देशों में भेजना, जिसमें महेंद्र और संघमित्रा भी शामिल थे। चौथी संगीति का स्थान? कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके संरक्षक? राजा कनिष्क। ये खंड पूरा हो गया है। जी बिल्कुल। अब अंतिम खंड जो बौद्ध संप्रदायों और वास्तुकला पर है। पहला बिंदु है हीनयान। हीनयान मतलब छोटा वाहन। इसमें मूल शिक्षाएं हैं और मूर्ति पूजा नहीं होती। और दूसरा है महायान, बड़ा वाहन। इसमें बोधिसत्वों और मूर्तियों में विश्वास किया जाता है। और तीसरा वज्रयान। हाँ, वज्रवाहन। इसमें तंत्र और जादू जैसी साधनाएं भी शामिल थीं। आपने बोधिसत्व का जिक्र किया, ये कौन होते हैं? बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने निर्वाण में देरी करता है, जैसे अवलोकितेश्वर। और मैत्रेय?
मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध माना जाता है। अब आते हैं वास्तुकला पर। चैत्य क्या है? चैत्य एक बौद्ध प्रार्थना कक्ष या मंदिर होता है। और विहार? विहार भिक्षुओं के लिए एक आवासीय मठ होता है। सांची स्तूप के बारे में बताइए। ये मध्य प्रदेश में है और इसे अशोक ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त वंश के थे। और इस खंड का आखिरी बिंदु विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश के थे। ठीक है, तो ये खंड भी पूरा हो गया है। जय हिंद। रॉ IQ में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो पूरी तरह से परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जी, तो हम भी बिल्कुल उसी क्रम में एक एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, जो है तीर्थंकर। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जैन शब्द का मतलब क्या है? ये कहाँ से आया है? देखिए, जैन शब्द संस्कृत की जी धातु से बना है। जी? जी, जिसका मतलब होता है जीतना। तो जैन का मतलब हुआ वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया हो। अच्छा, तो ये एक तरह से आत्मविजय की बात है। और इस परंपरा में पहले तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव, इनका उल्लेख क्या सिर्फ जैन ग्रंथों में ही है? नहीं, यही तो खास बात है। ऋग्वेद में भी 2 तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, एक ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी। ओ, ऋग्वेद में भी? जी, इससे इस परंपरा की प्राचीनता का भी पता चलता है। आपने अरिष्टनेमी का नाम लिया, ये 22वें तीर्थंकर थे ना? हाँ, बिल्कुल। और जैन परंपरा के अनुसार उन्हें भगवान कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब 23वें तीर्थंकर पर आते हैं, पार्श्वनाथ। जी, पार्श्वनाथ। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, एक राज परिवार में। हाँ, वो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 मुख्य शिक्षाएं दी थीं। वो क्या थीं? उन्होंने 4 महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। जी। आसक्ति न रखना। और इन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने। बिल्कुल, महावीर ने इसे अंतिम रूप दिया। इन सभी तीर्थंकरों के कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक बैल है। जी हाँ, और पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। और महावीर का प्रतीक सिंह है। और ये जो शब्द है तीर्थंकर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तीर्थंकर का मतलब है घाट का निर्माता। घाट का निर्माता? हाँ, मतलब वो जो हमें इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए एक घाट या रास्ता बना कर देता है। बहुत सुंदर। अच्छा, क्या इन 24 तीर्थंकरों में कोई महिला भी थी? इस पर जैन धर्म के भीतर ही 2 मत हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ एक महिला थी। अच्छा, लेकिन दिगंबर परंपरा ये नहीं मानती? नहीं, वो नहीं मानते। अब 2 और शब्द हैं, निर्ग्रंथ और अरिहंत। निर्ग्रंथ का क्या मतलब है? निर्ग्रंथ का मतलब है ग्रंथि रहित, यानी जिसने सभी सांसारिक बंधनों की गांठें खोल दी हों। और अरिहंत? अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब नाश करने वाला। तो अरिहंत वो हैं जिसने अपने भीतरी शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह पर विजय पाली हो। बहुत स्पष्ट। तो ये खंड यहाँ पूरा होता है। जी, ये खंड पूरा हो गया है। तो अब हम अगले खंड पर आते हैं, महावीर का जीवन। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जी, 540 ईसा पूर्व में। और जन्मस्थान था कुंडग्राम, जी, जो आज के बिहार में वैशाली के पास है। हाँ, बिल्कुल। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञात्रिक कबीले के प्रमुख थे। जी, और उनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला, जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। मतलब एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थे वो। हाँ, एक शक्तिशाली क्षत्रिय परिवार से। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जी। और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। तो एक भरा पूरा परिवार था। फिर उन्होंने घर क्यों छोड़ा? उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद सत्य की खोज में घर त्याग दिया था। अच्छा, माता पिता की मृत्यु के बाद। जी। जब उन्होंने तपस्या शुरू की तो उनके साथ एक और साथी थे, मक्खली गोसाल। हाँ, शुरुआत में वो साथ थे, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण अलग हो गए। और मक्खली गोसाल ने फिर अपना अलग संप्रदाय बनाया। जी, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर महावीर ने अकेले ही तपस्या जारी रखी। उन्हें सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? उन्हें कैवल्य की प्राप्ति जिम्भृक ग्राम में हुई थी। ये किस नदी के तट पर था? ये ऋजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला शिष्य कौन बना?
उनके पहले शिष्य उनके अपने दामाद जमाली बने। अच्छा, उनके दामाद? जी हाँ। और उनकी प्रथम महिला शिष्य? वो चंदना थीं। और उनका निर्वाण मतलब देह त्याग कहाँ हुआ? उनका निर्वाण पावापुरी में हुआ, जो राजगीर के पास है। ये 468 ईसा पूर्व में हुआ, जब वे 72 वर्ष के थे। जी बिल्कुल। और तभी उन्हें महावीर की उपाधि मिली, जिसका मतलब है महान नायक। हाँ, जिसने स्वयं पर विजय पाली हो। ठीक है, तो ये खंड भी यहाँ पूरा होता है। जी, ये खंड पूरा हो गया है। अगला खंड है शिक्षाएं और दर्शन। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, महावीर ने उसमें 5वां कौन सा जोड़ा? महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। तो अब ये 5 महाव्रत हो गए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जी हाँ, यही 5 महाव्रत हैं। इसके अलावा जैन धर्म में त्रिरत्न का भी जिक्र है। ये क्या है? त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म यानी सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जी, इन्हें मोक्ष का मार्ग कहा गया है। अब आते हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों पर, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद मतलब दृष्टिकोणों की बहुलता का सिद्धांत। इसका मानना है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं। अच्छा, कि कोई एक ही सच नहीं होता। बिल्कुल, हर दृष्टिकोण अपने आप में आंशिक रूप से ही सत्य हो सकता है, पूर्ण रूप से नहीं। और स्यादवाद? स्यादवाद इसी का व्यवहारिक रूप है। मतलब हर कथन के आगे शायद या स्यात लगाकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान सापेक्ष है। अच्छा, ईश्वर के बारे में जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। तो फिर? उनके अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों को खत्म करके खुद जिन या परमात्मा बन सकती है। और वेदों के बारे में उनका क्या मानना था? उन्होंने वेदों के अधिकार को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। जाहिर है, अहिंसा पर इतना जोर था कि कहते हैं कृषि को भी हतोत्साहित किया गया। हाँ, क्योंकि कृषि में हल चलाने से छोटे छोटे कीड़ों की हत्या होती है, जो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। और इसी अहिंसा और त्याग की पराकाष्ठा है संथारा या सल्लेखना प्रथा। जी, ये मृत्यु पर्यंत उपवास करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब कुछ पारिभाषिक शब्दों को देख लेते हैं। ब्रह्मांड को जैन धर्म में लोक कहा गया है। जी, और इसे शाश्वत माना गया है, न यह कभी बना न कभी नष्ट होगा। और पदार्थ या मैटर के लिए कौन सा शब्द है? उसके लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग होता है। पुद्गल। और जीव और अजीव में क्या अंतर है? बहुत सरल है। जीव मतलब चेतन आत्मा और अजीव मतलब अचेतन पदार्थ। एक और शब्द है गुणस्थान। गुणस्थान मतलब आध्यात्मिक विकास के 14 चरण या सीढ़ियां हैं। ठीक है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत में और विशेष रूप से अर्धमागधी में उपदेश दिए। संस्कृत में नहीं? नहीं, संस्कृत उस समय विद्वानों की भाषा थी, आम जनता की नहीं। और जाति व्यवस्था पर उनका क्या रुख था? उन्होंने बुद्ध की तरह इसका कड़ा विरोध तो नहीं किया, लेकिन जन्म के बजाय कर्म को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, तो ये खंड यहाँ समाप्त होता है। जी, ये खंड पूरा हो गया है। अब अगला खंड है संप्रदाय और साहित्य। कहते हैं कि महावीर के मृत्यु के 200 साल बाद मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। जी, और इसी अकाल की वजह से जैन धर्म में विभाजन की नींव पड़ी। कैसे? उस समय जो संघ के प्रमुख थे भद्रबाहु, वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। अच्छा। और कुछ लोग मगध में ही रुक गए। जी। जो लोग मगध में रुके उनके नेता थे स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। हाँ, और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर। और इनमें मुख्य अंतर क्या है? दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते हैं ना? जी, और उनका यह भी मानना है कि महिलाएं उस रूप में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। हाँ, और वे मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। अब आते हैं जैन साहित्य पर, जिसे आगम कहा जाता है। जी, आगम साहित्य। इसमें सबसे प्रमुख हैं 12 अंग। हाँ, ये मुख्य धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें पाटलिपुत्र की संगीति में संकलित किया गया था। एक और प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र। ये किसने लिखा? कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था। इसमें तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। फिर आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और एक और नाम है परिशिष्ट पर्वन। ये हेमचंद्र द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। अगला खंड है जैन संगीतियां, यानी जैन परिषदें। पहली संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष
स्थूलभद्र थे। वही जो श्वेतांबर परंपरा के थे। जी। और दूसरी संगीति? मतलब वो तो बहुत बाद में हुई। हाँ, दूसरी संगीति वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी। और इसके अध्यक्ष थे देवराधि क्षमाश्रमण। जी बिल्कुल। इस दूसरी संगीति का मुख्य परिणाम क्या था? इसका सबसे बड़ा परिणाम था 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम रूप से संकलन और रेखन। मतलब ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया गया। जी, ताकि वो हमेशा के लिए संरक्षित हो जाए। बहुत बढ़िया। ये खंड यहाँ पूरा होता है। जी, ये खंड पूरा हो गया है। और अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं। शाही संरक्षण और कला। और मौर्य वंश में तो एक राजा जैन भिक्षु ही बन गए थे। जी हाँ, स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। वो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। अविश्वसनीय है। और कलिंग के राजा खारवेल? राजा खारवेल तो जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इसका प्रमाण उनका हाथी गुम्फा शिलालेख है। अच्छा, अब कुछ प्रमुख कला और वास्तुकला की बात करते हैं। गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ है? ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। ये बाहुबली को समर्पित है। और दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर? दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू राजस्थान में हैं। अपनी संगमरमर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हें बनवाया किसने था? इन्हें सोलंकी वंश के मंत्रियों विमल शाह और तेजपाल ने बनवाया था। अच्छा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का भी जिक्र है? जी, ये उड़ीसा में है। इन्हें राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए बनवाया था। कर्नाटक में जैन मठों को क्या कहा जाता है? उन्हें बस्दी कहते हैं। बस्दी। और अहिंसा की प्रतिमा नाम से एक विशाल मूर्ति भी है। हाँ, वो ऋषभदेव की प्रतिमा है जो मांगी तुंगी महाराष्ट्र में स्थित है। और अंत में पालिताना के मंदिर? ये मंदिर गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ियों पर है। यह श्वेतांबरों के लिए एक बहुत पवित्र स्थल है। अद्भुत। कला और धर्म का कितना सुंदर संगम है। बिल्कुल। तो ये हमारा अंतिम खंड भी पूरा हो गया है। जी, ये खंड पूरा हो गया है। आज हमने तीर्थंकरों से लेकर जैन कला तक एक बहुत ही व्यवस्थित यात्रा की। इन सभी तथ्यों को जोड़ने के बाद एक सवाल मन में आता है। आज के इस दौर में जहां विचारों का टकराव बहुत ज्यादा है, वहां जैन धर्म का अनेकांतवाद यानी हर दृष्टिकोण का सम्मान करने का सिद्धांत कितना प्रासंगिक हो सकता है, ये एक विचार है जिस पे सोचा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा पहला भाग 16 महाजनपद पर केंद्रित है। स्रोतों को खंगालते हुए हमारा जो पहला और दूसरा प्रश्न सामने आता है वो इन जनपदों की जानकारी देने वाले मूल ग्रंथों के बारे में है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें ये सब पता कहाँ से चलता है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की पूरी सूची देता है, और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि वह जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें ये जिक्र है। जहाँ तक बौद्ध ग्रंथ की बात है, मैंने स्रोतों में अंगुत्तर निकाय का नाम पढ़ा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ही है। और हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अच्छा, दोनों धर्मों के अपने अपने स्रोत। जी, ये दोनों ही ग्रंथ उस समय के राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए बहुत अहम स्रोत हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों सूचियों में थोड़ा बहुत अंतर है, जो ये बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में इन धर्मों का प्रभाव कैसा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। खैर, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये जो महाजनपद थे, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के थे? स्रोतों में राजशाही और गणतंत्र दोनों का उल्लेख मिलता है। जी, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, राजशाही और गणसंघ, जिन्हें गण संघ भी कहा जाता था। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो यह राजशाही और गणसंघ के बीच का एक बहुत ही गहरा वैचारिक अंतर था। मतलब सत्ता को चलाने के तरीके में अंतर। बिल्कुल। राजशाही में सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती थी और वो वंशानुगत होती थी, लेकिन गणसंघों में निर्णय सामूहिक चर्चा के माध्यम से लिए जाते थे। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक प्रारंभिक रूप था। हाँ, जहाँ निर्णय कुलों की सभा करती थी। यह सोचना ही कितना दिलचस्प है कि उस प्राचीन काल में भी लोकतांत्रिक मूल्य मौजूद थे। चलिए हमारे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी, पूछिए। विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में यानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? स्रोतों में अस्सक महाजनपद का नाम आता है। हाँ, असक ही वो महाजनपद था। और ये तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि 600 ईसा पूर्व तक आर्य संस्कृति या उत्तर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार दक्षिण की ओर होने लगा था। ये उत्तर और दक्षिण के बीच के प्रारंभिक संपर्कों का प्रमाण है। बिल्कुल सही। और जब बात विस्तार की हो रही है तो हमारा पांचवा प्रश्न उस राज्य के बारे में है जो आगे चलकर सबसे शक्तिशाली बना, यानी मगध। मगध की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? इसका जवाब है गिरिव्रजिया राजगृह। हाँ, राजगृह को चुनने का कोई खास कारण रहा होगा? इसका कारण पूरी तरह से सामरिक था। ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई जगह थी। एक तरह की प्राकृतिक सुरक्षा। जी, उस समय जब स्थायी सेनाएं बनी रही थीं, तब एक ऐसी राजधानी होना जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो, मगध के शुरुआती विकास के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। प्राकृतिक किलेबंदी का एक बेहतरीन उदाहरण।
छठा प्रश्न वत्स महाजनपद की राजधानी को लेकर है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मैंने पढ़ा है कि ये व्यापार के लिहाज से बहुत अहम थी। बहुत अहम। कौशाम्बी एक बहुत बड़ा व्यापारिक हब था। ये गंगा और यमुना के संगम के करीब था, जिससे जलमार्ग से व्यापार बहुत आसान हो गया था। और व्यापार की बात करें तो हमारा सातवां प्रश्न सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। सूती कपड़ों के व्यापार से जुड़ा हुआ। हाँ, वो कौन सा महाजनपद था जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था? इसका जवाब काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। प्राचीन काल से ही वाराणसी का कपड़ा व्यापार बहुत समृद्ध रहा है। ग्रंथों में भी काशी के वस्त्रों की बहुत मांग का जिक्र मिलता है, जो वहाँ के शिल्पकारों की निपुणता को दर्शाता है। मुझे याद आ रहा है कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्या दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी? जी हाँ, उत्तरी अवंती उज्जैन से और दक्षिणी अवंती महिष्मती से शासित होती थी। ऐसा विभाजन क्यों? ये विभाजन इसलिए था क्योंकि अवंती एक बहुत विशाल और शक्तिशाली जनपद था और इसे प्रबंधित करने के लिए 2 केंद्रों की जरूरत थी। साथ ही यह दक्षिणापथ नामक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। भौगोलिक स्थिति का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। चलिए अब उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। जी। हमारा 9वां प्रश्न है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में कौन से 2 महाजनपद स्थित थे? और इसी से जुड़ा 10वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध शहर तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर पश्चिम के वो 2 महाजनपद गांधार और कंबोज थे। और तक्षशिला? 10वें प्रश्न का उत्तर यह है कि तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ये तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, तक्षशिला केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र हुआ करता था। मध्य एशिया के रास्ते यहीं से होकर गुजरते थे। शिक्षा का एक प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुत खूब। अब 11वां प्रश्न उन गणसंघों के बारे में है जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। वज्जी संघ की बात कर रही हैं? हाँ, 8 कुलों से मिलकर बना वो शक्तिशाली संघ कौन सा था? स्रोतों में वज्जी संघ का नाम आता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ वास्तव में 8 अलग अलग कुलों का एक महासंघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। ये एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। जी, ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे कई छोटे कबीले मिलकर बाहरी खतरों, विशेषकर मगध के खिलाफ एक मजबूत संघ बना सकते थे। अब हम 12वें, 13वें, 14वें और 15वें प्रश्न को एक साथ लेते हैं, जो अन्य प्रमुख जनपदों की राजधानियों के बारे में है। जी बताइए। अंग, कुरु, मत्स्य और शूरसेन की राजधानियां क्या थी? स्रोतों के मुताबिक अंग की चंपा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर और आधुनिक ब्रज क्षेत्र के महाजनपद शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बिल्कुल, इन शहरों का नाम सुनते ही इतिहास और महाकाव्य दोनों याद आ जाते हैं। एकदम सही कहा। इन शहरों का न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। जैसे अंग की चंपा व्यापार के लिए जानी जाती थी, जबकि इंद्रप्रस्थ, विराटनगर और मथुरा का सीधा संबंध हमारे महाकाव्यों से है। ये दिखाता है कि कैसे महाकाव्यों का भूगोल इन ऐतिहासिक महाजनपदों के भूगोल के साथ मेल खाता है। बिल्कुल। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम स्रोतों के इस विस्तृत पड़ताल के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, मगध का उदय और हर्यक वंश। ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। सवाल उठता है कि मगध ने बाकी सबको पीछे कैसे छोड़ दिया। हमारा 16वां प्रश्न हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में है और 17वां प्रश्न उनके साम्राज्य विस्तार की नीति से जुड़ा है। 16वें प्रश्न का उत्तर है बिंबिसार। वे हर्यक वंश के संस्थापक थे और यहीं से मगध के असली उत्कर्ष की शुरुआत होती है। और उनकी विस्तार नीति? 17वें प्रश्न के लिए उनकी नीति 2 धारी थी। उन्होंने वैवाहिक गठबंधनों और सैन्य विजय दोनों का ही बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। कूटनीति और ताकत दोनों का संगम? जी, कौशल और वज्जी जैसे शक्तिशाली राज्यों की राजकुमारियों से शादियां करके अपनी सीमाएं सुरक्षित की और अंग जैसे राज्यों को युद्ध में जीत लिया। कूटनीति का ऐसा इस्तेमाल वाकई प्रभावशाली है। 18वां प्रश्न भी इसी कूटनीति का हिस्सा लगता है। वो वैद्य जीवक वाला प्रसंग? हाँ, बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत के बीमार पड़ने पर उनके इलाज के लिए किसे भेजा था? स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध शाही वैद्य जीवक को भेजा था। ये सिर्फ एक चिकित्सकीय मदद नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी कूटनीतिक चाल थी। प्रद्योत पीलिया से पीड़ित थे और जीवक के इलाज से वे ठीक हो गए। इससे तो दोनों राज्यों के रिश्ते सुधर गए होंगे। बिल्कुल। इस एक कदम ने मगध और अवंती के बीच के कटु संबंधों को सुधार दिया और मगध को एक शक्तिशाली दुश्मन के हमले से बचा लिया। लेकिन कूटनीति हमेशा काम नहीं आती, खासकर जब सत्ता की भूख अपनों के बीच हो। हमारा 19वां प्रश्न है बिंबिसार का वो बेटा कौन था जिसने राजा बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी? वो अजातशत्रु था, जिसे कुणिक भी कहते थे। ये बहुत ही क्रूर कदम था। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो ये घटना दर्शाती है कि उस काल में सत्ता का संघर्ष कितना निर्मम हो चुका था। प्राचीन कबीलाई समाज में बड़ों का सम्मान सर्वोपरि था, लेकिन अब उसकी जगह एक केंद्रीकृत राजशाही की अंधी महत्वाकांक्षा ने ले ली थी। सत्ता के लिए खून के रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते थे। जी बिल्कुल नहीं। और सत्ता की इसी भूख ने युद्ध के नए तरीके भी इजाद किए। 20वां प्रश्न है युद्ध के मैदान में रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे भयानक हथियारों का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका जवाब भी अजातशत्रु ही है। जब उसने वज्जी संघ पर हमला किया तब इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ये रथ मूसल आखिर था क्या?
रत्मुसल एक ऐसा रथ था जिसमें धारदार हथियार लगे होते थे और वो दुश्मन की सेना को चीरता हुआ निकल जाता था, कुछ वैसा ही जैसा हम आधुनिक युद्धक टैंकों को देखते हैं। और महाशिलाकंटक? वो एक तरह की बड़ी युद्ध मशीन थी जो दुश्मनों पर भारी पत्थर फेंकती थी। ये कल्पना करना ही खौफनाक है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इन मशीनों ने कैसी तबाही मचाई होगी। खैर, अब 21वें और 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की और इस जगह को इतनी रणनीतिक अहमियत क्यों दी गई? पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयीन ने की थी, जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। और इसकी जगह को क्यों चुना गया? इसे चुनने का सबसे बड़ा कारण इसका भूगोल था। ये गंगा, गंडक और सोन नदियों के बिल्कुल संगम पर स्थित था। ये एक तरह का प्राकृतिक जलदुर्ग बन गया था, जिसे भेदना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल था। नदियों ने इसे एक अभेद्य किला बना दिया था। हाँ, और साथ ही इन नदियों के जरिए पूरे उत्तर भारत के व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सकता था। भूगोल और अर्थव्यवस्था का ऐसा संगम मगध को अजेय बना रहा था। अब 23वां प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो नागदशक था। और 24वां प्रश्न है, इसके पतन के बाद मगध की गद्दी पर कौन सा वंश आया? स्रोतों में शिशुनाग वंश का उल्लेख है। बिल्कुल, नागदशक इतना कमजोर और अलोकप्रिय था कि जनता ने ही विद्रोह कर दिया और उसके अमात्य यानी मंत्री शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। यहीं से शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। इसी वंश से जुड़ा हमारा 25वां प्रश्न है, वैशाली में जब दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी तब मगध का शासक कौन था? इसका उत्तर है कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता था। ये बौद्ध संगीति इतिहास में काफी अहम मानी जाती है। सही कहा, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से बौद्ध धर्म में विभाजन की शुरुआती दरारें दिखने लगी थीं। अब हम अपनी इस गहरी चर्चा के तीसरे भाग की ओर मुड़ते हैं। भाग 3, नंदवंश और सिकंदर का आक्रमण। ये वो समय था जब सत्ता का पैमाना और भी विशाल हो गया था। बिल्कुल, 26वां और 27वां प्रश्न नंदवंश के संस्थापक और उनकी उपाधियों से जुड़े हैं। नंदवंश की स्थापना किसने की थी और क्षत्रियों को नष्ट करने के कारण उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। और उनकी उपाधि? स्रोतों में उन्हें एकराट या सर्वशत्रांतक की उपाधि दी गई है। सर्वशत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। जी, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला इकलौता संप्रभु शासक। ये उपाधि इस बात का संकेत है कि उन्होंने अपने आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों को खत्म करके एक विशाल और अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी। और उनके बाद जो शासक आया, उसी के समय एक वैश्विक घटना घटी। हमारा 28वां और 29वां प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था जो मगध की गद्दी पर तब बैठा था जब सिकंदर भारत की दहलीज पर खड़ा था? वह शासक धनानंद था। धनानंद और सिकंदर एक ही समय के थे। जी, धनानंद एक बहुत ही क्रूर लेकिन सैन्य रूप से बेहद शक्तिशाली शासक था। वह सिकंदर का समकालीन था। यह वही समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में दो अलग अलग छोरों पर दो विशाल सैन्य ताकतें मौजूद थीं। 30वां प्रश्न इसी आक्रमण की तारीख पूछता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। और 31वां प्रश्न है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच बैटल ऑफ हाइडेस्पेस किस नदी पर लड़ा गया? स्रोतों के अनुसार यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। बिल्कुल, यूनानी लोग झेलम नदी को ही हाइडेस्पेस कहते थे। यह युद्ध बहुत भीषण था। इसमें पोरस की हार हुई थी ना? हाँ, पोरस हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया और उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। 32वां प्रश्न, सिकंदर की सेना ने व्यास या विपाशा नदी पार करने से क्यों इनकार कर दिया? इसके मुख्य रूप से दो कारण स्रोत बताते हैं। पहला, वे सैनिक सालों से लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुके थे और घर लौटना चाहते थे। और दूसरा कारण? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दूसरा और सबसे बड़ा कारण था धनानंद की विशाल नंद सेना का खौफ। सिर्फ खौफ से? जी, सिकंदर के सैनिकों ने सिर्फ अफवाहें सुनी थी कि गंगा के पार एक ऐसा राजा है जिसके पास लाखों सैनिक और हजारों हाथी हैं। एक भी बाण चले बिना केवल उस सेना की प्रतिष्ठा और उसके आकार के खौफ ने दुनिया जीतने वाली सेना को वहीं रोक दिया। ये मनोविज्ञान की ताकत का एक अद्भुत उदाहरण है। चलिए, हमारा 33वां प्रश्न सिकंदर की मृत्यु से जुड़ा है। सिकंदर की मृत्यु 330 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। और 34वां प्रश्न है, सिकंदर के किस जनरल ने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया? इसका जवाब सेल्यूकस निकेटर है। हाँ, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी हिस्से का प्रशासक सेल्यूकस निकेटर बना। और फिर उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। जी, बाद में जब उसने भारत पर दोबारा नियंत्रण करना चाहा, तब तक भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। 35वां प्रश्न, सिकंदर के इस आक्रमण का समग्र प्रभाव क्या पड़ा? इसका सबसे बड़ा असर व्यापार और संस्कृति पर पड़ा। भारत और यूनान के बीच व्यापार के लिए कई नए जमीनी और समुद्री मार्ग खुल गए। और कुछ सांस्कृतिक प्रभाव भी था? बिल्कुल, उत्तर पश्चिम में ग्रीक बस्तियां स्थापित हुईं, जिससे एक लंबे समय तक चलने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई, जो बाद में हमें गांधार कला के रूप में देखने को मिलती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी बड़ी सेनाएं, इतने बड़े युद्ध, इन सब को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यही हमें ले चलता है हमारे चौथे भाग में, प्रशासनिक और आर्थिक जीवन। 36वां प्रश्न, महाजनपदों की आय का मुख्य स्रोत क्या था? राज्य की पूरी ताकत का आधार था भू राजस्व,
जिसे बलि या भाग कहा जाता था। और ये कितना होता था? ये उपज का छठा हिस्सा यानी 16 होता था। ये पहली बार था जब भारत में इतनी व्यवस्थित और स्थायी कर प्रणाली स्थापित हुई थी। 37वां प्रश्न है कि इस दौरान कौन सी मुद्रा इस्तेमाल होती थी? स्रोतों से पता चलता है कि आहत सिक्के या पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स चलन में आ गए थे। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से चांदी और तांबे के बने होते थे। वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम की जगह अब मुद्रा ने ले ली थी, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार करना बहुत आसान हो गया था। और इस पूरी आर्थिक क्रांति के केंद्र में एक खास धातु थी। 38वां प्रश्न, किस धातु के उपयोग ने कृषि और हथियारों में अधिशेष या सरप्लस पैदा किया? वह धातु थी लोहा। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो लोहे ने ही इतिहास की पूरी दिशा बदल दी। लोहे की मजबूत कुल्हानियों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को काटा गया। और खेती में भी इसका उपयोग हुआ। जी, लोहे के फाल वाले हलों से उस उपजाऊ लेकिन सख्त मिट्टी को गहराई तक जोता गया। इससे इतना अनाज पैदा होने लगा जो किसानों की अपनी जरूरत से ज्यादा था। यही सरप्लस है। इसी अतिरिक्त अनाज ने सेनाओं और शहरों का पेट भरा। बिल्कुल सही। शहरों की बात करें तो 39वां क्वेश्चन दूसरे शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में शहरों के उदय को ही दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। सही कहा। जब खेती से अतिरिक्त अनाज मिलने लगा तो समाज का एक वर्ग खेती छोड़कर व्यापार और शिल्प कौशल में लग सका। और इसी से नए शहर बसे। जी, इसी से पाटलिपुत्र, वाराणसी और उज्जैन जैसे बड़े नगरों का विकास हुआ। याद रहे, पहला शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ था। 40वां क्वेश्चन है कि इन शहरों में कारीगरों और व्यापारियों के गिल्ड या समूहों को क्या कहते थे? उन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां बहुत शक्तिशाली होती थी। वे न केवल अपने व्यापार के नियम खुद बनाती थीं, बल्कि बैंकों का काम भी करती थीं। अर्थव्यवस्था में उनका सीधा दखल था। 41वां और 42वां प्रश्न प्रशासन के अधिकारियों पर केंद्रित है। कर वसूलने वाले को भागदुक और शाही खजांची को समाहर्ता कहा जाता था। ये नाम बताते हैं कि प्रशासन कितना जटिल और व्यवस्थित हो चुका था। राजा अब सीधे जनता से कर नहीं लेता था, बल्कि अधिकारियों का एक पूरा पदानुक्रम मौजूद था। 43वां प्रश्न घोड़ों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र के बारे में है, जो कंबोज था। जी, कंबोज के घोड़े बहुत मशहूर थे। और 44वां प्रश्न इस काल के विशिष्ट मिट्टी के बर्तन कला के बारे में है, जिसे NBPW यानी उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन कहते हैं। NBPW कोई साधारण बर्तन नहीं थे, ये बहुत ही चमकीले और कीमती होते थे। क्या ये अमीरी का प्रतीक था? बिल्कुल। पुरातत्व में जब ये बर्तन मिलते हैं तो ये सीधा संकेत होता है कि वहाँ कोई अमीर शहरी वर्ग रहता था। ये समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता को भी दर्शाता है। जो हमें 45वां प्रश्न की ओर ले जाता है, वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी? इस काल में सामाजिक ताना बाना बहुत कठोर हो गया था। वर्ण व्यवस्था अब पूरी तरह से वंशानुगत हो गई थी, यानी आपका काम आपके जन्म से तय होने लगा था, न कि आपकी योग्यता से। ये समाज के गहरे बदलावों को दिखाता है। चलिए अब हम स्रोतों की इस विस्तृत पड़ताल के 5वें और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। केवल 5 सवाल बाकी है। जी, अंतिम भाग पर आते हैं। 46वां प्रश्न, महाभारत में शकुनी का घर किस महाजनपद को बताया गया है? वो गांधार था। ये इस बात का प्रमाण है कि महाकाव्यों की रचना में इन वास्तविक स्थानों का भरपूर उपयोग किया गया है। 47वां प्रश्न, सिंधु घाटी के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करने वाला पहला फारसी राजा कौन था? इसका जवाब है डेरियस प्रथम, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। ये तो सिकंदर से भी पहले की बात है। जी हाँ, डेरियस का आक्रमण बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की संपत्ति फारस के साम्राज्यों को भी आकर्षित कर रही थी। 48वां प्रश्न, कौन सा स्रोत धनानंद की 2 लाख की पैदल सेना और 3000 हाथियों का वर्णन करता है? ये जानकारी हमें ग्रीक या यूनानी लेखकों जैसे कर्टियस के विवरणों से मिलती है। वे धनानंद की शक्ति को देखकर अचंभित थे और उन्होंने ही पश्चिमी दुनिया को भारत की इस ताकत से परिचित कराया। 49वां प्रश्न, दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा था? स्रोतों में वैशाली का नाम है, जहां लिच्छवियों का शासन था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब भी दुनिया में लोकतंत्र की बात होती है तो नजरें हमेशा प्राचीन यूनान की तरफ जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी इसकी जड़ें थीं। बिल्कुल। हमारा स्रोत स्पष्ट करता है कि सामूहिक निर्णय लेने और गणतंत्र की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में भी उतनी ही पुरानी और गहरी हैं। और अब हमारा 50वां और आखिरी प्रश्न, नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की? वो महान विचारक और रणनीतिकार चाणक्य या कौटिल्य थे। उनके अर्थशास्त्र और कूटनीति ने ही नंद वंश का अंत किया और पहले अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस 50 प्रश्नों के सफर के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पूरी तरह से। एक और लोहे के हथियार, रणनीतिक भूगोल जैसे नदियों का संगम और कर संग्रह की एक मजबूत प्रणाली ने छोटे जनपदों को विशाल महाजनपद बनाया, तो दूसरी ओर इन्हीं शक्तियों ने अजात शत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों और शक्तिशाली नंद वंश को जन्म दिया। यह केवल सीमाओं के फैलने की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के बदलने की कहानी है। बिल्कुल। जय हिंद। रॉ IQ में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की बात करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य। जी, मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब UPSC, BPSC, SSC इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम दिए गए नोट्स के आधार पर
एक एक करके बिल्कुल क्रम में इस साम्राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। बिंदु संख्या 1। जी, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने के लिए किसे हराया था? उन्होंने उखाड़ फेंका था धनानंद को, जो नंद वंश के शासक थे। अच्छा, चंद्रगुप्त का एक यूनानी नाम भी था, है ना? हाँ, उन्हें सैंड्रोकोटस कहा गया है और इसकी पहचान सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने की थी। और उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक, उनके गुरु और प्रधानमंत्री वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी जनरल को भी हराया था। जी, सेल्यूकस निकेटर को। इस हार के बाद क्या हुआ? क्या कोई संधि हुई? हाँ, एक शांति संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने 4 क्षेत्र दिए थे। कौन कौन से क्षेत्र थे वो? एरिया, अराकोसिया, ज़ैड्रोशिया और परापोनिश्दे। मतलब ये आज के हिसाब से कहाँ पड़ेंगे? ये समझिए आज का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है वो हिस्सा। तो इस संधि के बाद चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत भी भेजा गया था। हाँ, मेगास्थनीज को भेजा गया था। मेगास्थनीज, हाँ। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी। इंडिका। हाँ, इंडिका। हाँ। अच्छा, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितनी जातियों में बटा हुआ था? उन्होंने 7 जातियों का उल्लेख किया है। 7, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपना लिया था? उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और उन्हें दक्षिण भारत कौन ले गया था? जैन संत भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में है। और उनकी मृत्यु की विधि क्या थी? उसे सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना मतलब पर- मृत्यु तक उपवास करना। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन कैसे किया है? उन्होंने बताया कि शहर लकड़ी की एक दीवार से घिरा था जिसमें 570 टावर और 64 फाटक थे। वाओ, तो ये पहला खंड पूरा हो गया है। दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। चलिए अब दूसरे सम्राट बिंदुसार की बात करते हैं। बिंदुसार की उपाधि क्या थी? उन्हें अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात, इसका क्या मतलब है? शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने किस धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण दिया? उन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। और उनके दरबार में भी कोई यूनानी राजदूत आया था? जी, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। उस राजदूत का नाम क्या था? दाइमेकस। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से कुछ चीजें मंगवाई भी थी, है ना? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने 3 चीजें मांगी थी। क्या क्या? मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट, मतलब एक दार्शनिक। तो क्या उन्हें ये सब मिला? नहीं, एक अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। कौन सा? दार्शनिक वाला। एंटियोकस ने कहा कि यूनानी कानून दार्शनिकों को बेचने की अनुमति नहीं देता। अच्छा, और बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने राज्यपाल के रूप में कहाँ काम किया? उज्जैन और तक्षशिला में। ठीक है, तो ये खंड भी पूरा हुआ। दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। आप आते हैं अशोक महान पर। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। उनके पिता की मृत्यु के 4 साल बाद? जी, लगभग 4 साल के अंतराल के बाद। और कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध, वो उनके शासन के किस वर्ष में हुआ था? उनके शासन के 8वें वर्ष में, 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। किस बौद्ध भिक्षु ने उन्हें प्रभावित किया? उपगुप्त ने। कलिंग के बाद अशोक की नीति में क्या बदलाव आया? वो भेरी घोष से धम्म घोष की ओर चले गए। भेरी घोष से धम्म घोष, इसका मतलब क्या है? मतलब युद्ध के नगाड़े की जगह सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। तो अशोक का ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म? नहीं, ये कोई नया धर्म नहीं था। यह नैतिक आचरण की एक संहिता थी। और इस धम्म का प्रसार करने के लिए उन्होंने कुछ विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए थे। जी, उन्हें धम्म महामत्त कहा जाता था। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? प्रमुख शिलालेख संख्या 13 में। और क्या किसी शिलालेख में अशोक के नाम का भी उल्लेख है? हाँ, मस्की और गुजरा शिलालेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। ज्यादातर अशोकन शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन उत्तर पश्चिम में कुछ अलग लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ था। हाँ, वहाँ खरोष्टी, अरामी और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ। इन शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। अशोक ने शिलालेखों में अपने लिए किन उपाधियों का प्रयोग किया? देवनामपिये और पियदस्सी। देवनामपिये मतलब देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी देखने में प्रिय। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। उस समय उसे सीलोन कहते थे। उनके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्र में। और प्रसिद्ध सांची स्तूप, वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है,
वो आज हमारे लिए क्या महत्व रखता है? वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और हमारे झंडे में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? उसमें 24 तीलियां हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सारनाथ सिंह स्तंभ पर कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? हिरण नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। बराबर गुफाएं जो बिहार में है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अशोक ने ये किसे उपहार में दी थी? आजीवकों को। रुमिंदे स्तंभ शिलालेख क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को चिन्हित करता है और वहां कर में कमी का भी उल्लेख करता है। और वो प्रसिद्ध पंक्ति, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये किस शिलालेख में है? ये पृथक कलिंग शिलालेख में मिलती है। मौर्य दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? मागधी प्रकृत। और कौन सा स्तंभ शिलालेख सबसे लंबा है? 7वां स्तंभ शिलालेख। ठीक है, तो ये खंड भी पूरा हुआ। This section is completed. अब आते हैं मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में है? नहीं, इसका मुख्य विषय राज्य व्यवस्था और प्रशासन है। इसमें राज्य का एक सप्तांग सिद्धांत भी है, वो क्या है? जी, इसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राजा, मंत्री, क्षेत्र, किला, खजाना, सेना और सहयोगी। उस समय प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मंत्रण। और कोषाध्यक्ष को? सन्निधात। जो मुख्य कर संग्राहक होता था उसका क्या पद था? समाहर्ता। मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में भी लिखा है। उसका प्रमुख कौन होता था? उनके अनुसार 30 सदस्यों की एक परिषद होती थी जो 6 बोर्डों में विभाजित थी। और मौर्यों की मुद्रा क्या थी? पण। ये एक चांदी का सिक्का होता था। उनकी जासूसी प्रणाली को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। और इस जासूसी विभाग का प्रमुख कौन था? महामात्यप सर्प। राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूराजस्व। कितना होता था ये? आमतौर पर उपज का 16वां हिस्सा। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं, वो मूल रूप से किसे जोड़ता था? ये बंगाल में सोनार गांव को तक्षशिला से जोड़ता था। क्या मौर्यों के पास नौसेना भी थी? उसके प्रमुख को क्या कहते थे? जी, थे। प्रमुख को नावाध्यक्ष कहते थे। कृषि की देखभाल करने वाले विभाग का प्रमुख कौन होता था? सीताध्यक्ष। और मौर्य काल के जो विशेष मिट्टी के बर्तन थे उनका क्या नाम है? उन्हें उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन या NBPW कहा जाता है। बहुत बढ़िया, ये खंड भी पूरा हो गया है। दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। चलिए अब अंतिम खंड पर आते हैं, मौर्यों का पतन और परवर्ती मौर्य। अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो मौर्य साम्राज्य का अंत किस वर्ष में हुआ? 185 ईसा पूर्व में। मौर्यों के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य राजा ने करवाया था? इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हुआ था, उनके गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा। अशोक का एक पोता था जिसने आजीवकों को भी संरक्षण दिया था, उसका नाम क्या था? दशरथ। किस यूनानी लेखक ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी? प्लिनी ने। मौर्य मंत्री परिषद का क्या नाम था? उसे परिषद कहते थे। उस समय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा शहर था? तक्षशिला। और आखिर में मौर्य साम्राज्य पहला था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर किस जानवर का उपयोग किया? हाथियों का। ठीक है, तो ये खंड भी पूरा हुआ। मौर्य साम्राज्य पर आधारित नोट्स की ये व्याख्या पूरी हो गई है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करेंगे जो अक्सर बड़ी बड़ी सल्तनतों के बीच कहीं दब सा जाता है। मौर्योत्तर काल। जी, मौर्योत्तर काल। लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। ये वो समय था जब मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था और गुप्त साम्राज्य का उदय अभी हुआ नहीं था। तो बीच के ये जो करीब 500 साल थे, ये बहुत ही उथल-पुथल वाले थे। बिल्कुल। राजनीतिक उथल-पुथल, नए राजवंशों का उदय, विदेशी आक्रमण और साथ ही दक्षिण में संगम युग भी चल रहा था। हाँ, और हमारी ये चर्चा पूरी तरह से दिए गए नोट्स पर ही आधारित होगी। हम क्रम से एक-एक बिंदु को स्पष्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मौर्यों के बाद मगध में सबसे पहले कौन आया? शुंग राजवंश है ना? जी, शुंग राजवंश। और इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, ये तो आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। उसी ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी। अच्छा, और उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे, वैयाकरण। पतंजलि।
हाँ, पतंजलि वो पुष्यमित्र के समकालीन थे। जी, और उन्होंने ही महाभाष्य की रचना की थी। कहते हैं पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। हाँ, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उनका अनुष्ठान भी पतंजलि ने ही करवाया था। ये एक तरह से वैदिक परंपरा की वापसी का संकेत था। निश्चित रूप से। अच्छा, एक और बात, भरहूत का जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है जी उसका पुनर्निर्माण भी इसी वंश ने करवाया था। हाँ, सुंग राजवंश ने ही उसे और बड़ा और भव्य बनवाया। और कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसके नायक अग्निमित्र वो पुष्यमित्र शुंग के ही बेटे थे। कमाल है। अच्छा, उस दौर में यूनानियों से भी संपर्क था, है ना? जी हाँ, एक यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। उसने बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। हाँ, उसे एंटिएल्सिडास नाम के राजा ने भेजा था। और वो स्तंभ किस देवता को समर्पित था? वो भगवान वासुदेव यानी विष्णु को समर्पित था। बहुत दिलचस्प। तो शुंग वंश का अंत कैसे हुआ? अंतिम शासक कौन था? अंतिम शुंग शासक था देवभूति। उसकी हत्या करके फिर कण्वा राजवंश की स्थापना हुई। जी, और इसकी स्थापना की वासुदेव कण्व ने। कण्वों की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। हाँ, पाटलिपुत्र ही थी। और फिर कण्व राजवंश को किसने खत्म किया? उन्हें सातवाहनों ने उखाड़ फेंका। ठीक है, तो ये खंड पूरा हो गया। जी चलिए अब सातवाहनों पर आते हैं, दक्कन की एक बहुत बड़ी शक्ति। हाँ, इन्हें आंध्र भी कहा जाता है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। और इनकी राजधानी? महाराष्ट्र में पैथन, जिसे प्रतिष्ठान भी कहते थे। हाथी गुम्फा शिलालेख का जिक्र आता है, उसमें किसी सातवाहन राजा का नाम है? हाँ, शातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक तो कोई और था। गौतमी पुत्र शातकर्णी, वो सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। और उनकी विजयों की जानकारी हमें नासिक के एक शिलालेख से मिलती है। जी, नासिक प्रशस्ति से, जिसे उनकी माँ गौतमी बालश्री ने लिखवाया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रथा इन्होंने शुरू की थी, जमीन दान करने की। हाँ, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने ही शुरू की। और उनके सिक्के भी बहुत खास थे। जी, वो सीसे के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें पोटन भी कहते हैं। और साहित्य में भी उनका योगदान था। राजा हाल ने किताब लिखी थी, गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में। अच्छा, और इस राजवंश का अंतिम महान शासक कौन था? यज्ञ श्री शातकर्णी। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत ही है ना? जी, प्राकृत। कार्ले और अजंता की जो शुरुआती गुफाएं हैं वो भी इसी काल की हैं। हाँ, चट्टानों को काटकर बनाई गई वो गुफाएं सातवाहन काल की ही देन है। उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी भी कहते थे। जी, क्योंकि उनका दक्षिण के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण था। और अमरावती का स्तूप, वो भी सातवाहनों के शासन में ही अपने चरम पर पहुंचा था। कार्यों की मौर्यों के बाद उत्तर पश्चिम की सीमाएं असुरक्षित हो गई थीं। हाँ, तो सबसे पहले भारत पर हमला किया इंडो ग्रीक ने, जिन्हें बैक्ट्रियन यूनानी भी कहते हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ मिनांडर। हाँ, जिसे भारतीय ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। और उसे एक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। जी, नागसेन ने। उनके बीच जो संवाद हुआ वही मिलिंद पन्नो ग्रंथ है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही चलाए। हाँ, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजवंश इंडो ग्रीक ही था। और गांधार कला, वो भी इनकी ही देन है। जी, हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत भारत में इन्होंने ही की। इंडो ग्रीक के बाद आए शक। ये कौन थे? ये मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियां थीं, जिन्हें सीथियन भी कहा जाता है। और भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम। उसका जूनागढ़ शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, क्योंकि वो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है। और उसी में सुदर्शन झील की मरम्मत का भी जिक्र है। जी, रुद्रदामन ने ही उस मौर्यकालीन झील की मरम्मत करवाई थी। अच्छा, शक संवत जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ, वो क्या किसी शक राजा ने शुरू किया था? नहीं, दरअसल उसे कनिष्क ने शुरू किया था, लेकिन इसे अक्सर शकों से जोड़ा जाता है। और अंतिम शक शासक जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, वो था रुद्र सिंह तृतीय। शकों के बाद पार्थियन भी आए हैं ना? हाँ, पहलव जो ईरान से आए थे। और उनका सबसे प्रसिद्ध राजा था गोंडो फर्नेस। जी, गोंडो फर्नेस। माना जाता है कि सेंट थॉमस उन्हीं के दरबार में आए थे। ठीक है, तो ये खंड भी पूरा हो गया है। जी, अब आते हैं इस दौर की सबसे बड़ी शक्ति पर, कुषाण साम्राज्य। बिल्कुल, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजूल कडफिसेस। लेकिन सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर किसी और ने जारी किए थे। वो थे विम कडफिसेस। और इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। हाँ, बिना किसी शक के कनिष्क। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर यानी आज का पेशावर,
और उसका शासन 78 ईस्वी से शुरू हुआ, जिसे हम शक संवत कहते हैं। जी, कनिष्क ने एक बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया था। हाँ, चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी। उस संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में और भी बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। और एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, चरक। जी, जिन्होंने चरक संगीता लिखी। कला की बात करें तो कनिष्क के समय में गांधार कला शैली खूब फली फूली। हाँ, उत्तर पश्चिम में। और दूसरी थी मथुरा कला शैली, जो पूरी तरह से स्वदेशी थी। जी, जिसमें धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संरक्षक था। जी, महायान का बहुत बड़ा संरक्षक था। और उस समय का जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग था, उस पर कुषाणों का नियंत्रण था, जो उनकी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत था। अश्वघोष की 2 रचनाएं, सूत्रालंकार और बुद्धचरित। इस वंश का अंतिम महान शासक कौन था? वासुदेव प्रथम। बामियान में जो बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं थीं, जिन्हें अब नष्ट कर दिया गया है, वो भी गांधार शैली में ही बनी थी। और एक आखिरी सवाल इस खंड से, द्वैध शासन यानी डायरकी प्रणाली, वो भी सबसे पहले कुषाणों ने ही शुरू की थी। बहुत बढ़िया, ये खंड भी पूरा हुआ। जी, अब इस चर्चा के अंतिम खंड पर आते हैं, संगम युग। जब उत्तर में ये सब हो रहा था, तब दक्षिण में क्या चल रहा था? हाँ, सुदूर दक्षिण में तमिल कवियों की सभाएं हो रही थीं। तो संगम का मतलब सभा ही है। जी, एक सभा या कवियों का महाविद्यालय। और कुल कितने संगम हुए थे? 3। तीनों कहाँ हुए थे? मदुरै में पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम युग के 3 मुख्य राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। जी, चोलों का शाही प्रतीक था बाघ। हाँ, और अर्नियों का था मछली। और चेरों का धनुष और बाण। संगम युग के सबसे प्रसिद्ध चोल राजा का नाम क्या था? करिकाल, जिन्होंने कलन्नई बांध बनवाया था। और चेर राजाओं में लाल चेर, सेनुगुट्टुवन, उन्होंने ही पत्तिनी पंथ शुरू किया था। जी, यानी कणगगी की पूजा। सबसे पुरानी तमिल व्याकरण की किताब तोल्काप्पियम, जिसे तोल्काप्यार ने लिखा था। और एक तमिल महाकाव्य है जिसे तमिल कविता का इलियड कहते हैं। शिलप्पादिकारम, इसे इलांगो आदिगल ने लिखा था। और मणिमेखले, वो सत्तनार ने लिखा था। अव्यायार नाम की एक कवयित्री भी थी, है ना? जी, वो संगम सभाओं की एक बहुत प्रमुख हस्ती थी। और रोमन व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, अरिकामेडू। हाँ, जो आज के पुडुचेरी के पास है। ठीक है, तो ये अंतिम खंड भी पूरा हो गया। हमने मौर्योत्तर काल और संगम युग के सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। जी बिल्कुल। जय हिंद। जय भारत। जय हिंद। रॉ IQ में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज का विषय है गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जी, तो पहला खंड है स्थापना और प्रारंभिक शासक। ठीक है, पहला बिंदु, गुप्त वंश के संस्थापक। संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, अच्छा। दूसरा बिंदु, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। जी। तीसरा बिंदु, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319-320 ईस्वी में शुरू किया गया युग, उसे गुप्त युग कहते हैं। गुप्त युग, ठीक है। चौथा बिंदु, लिच्छवी राजकुमारी जिनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, उनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी। पांचवां बिंदु, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो बहुत प्रसिद्ध है, समुद्रगुप्त को। और छठा बिंदु इसी से जुड़ा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने दी? ये उपाधि V.A. स्मिथ ने दी थी। V.A. स्मिथ, जी, एक इतिहासकार। सातवां बिंदु, समुद्रगुप्त की विजयों का मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख है? वो है प्रयाग प्रशस्ति, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। बिल्कुल। तो आठवां बिंदु, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जी, उनके दरबारी कवि। नौवां बिंदु, सैन्य विजयों के बाद समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई उपाधि। उन्होंने सर्वराजोच्छेदता की उपाधि अपनाई थी, जिसका मतलब है सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला। सही। 10वां बिंदु, समुद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति? हाँ, वो अन्य धर्मों के प्रति बहुत सहिष्णु थे। ठीक है। 11वां बिंदु, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वाद्य यंत्र बजाते हुए किस जानवर के साथ दर्शाया गया है? वहां कोई जानवर नहीं है। अच्छा, उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा, समझ गया। 12वां बिंदु, श्रीलंका के कौन से बौद्ध राजा थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक दूतावास भेजा? वो थे मेघावर्मन। मेघावर्मन। जी। 13वां बिंदु, कविराज की उपाधि
किससे संबंधित है? ये उपाधि भी समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। उनकी काव्य प्रीति के कारण है ना? बिल्कुल, उनकी कविता में रुचि के कारण। 14वां बिंदु, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले के पौराणिक शासक। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका नाम रामगुप्त था। रामगुप्त? जी, हालांकि इस पर कुछ विवाद है। और 15वां बिंदु, गुप्त वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। जी तो ये खंड समाप्त हो गया है। हाँ, ये इस खंड समाप्त हो गया है। अब दूसरा खंड, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य और उनका दरबार। ठीक है। 16वां बिंदु, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को हराने के बाद कौन सी उपाधियां अपनाई गईं? उन्होंने 2 मुख्य उपाधियां ली। एक थी शकारी, मतलब शकों का विजेता, और दूसरी थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, बहुत प्रसिद्ध उपाधि। 17वां बिंदु, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री। वो थे फाहियान। फाहियान। जी। 18वां बिंदु, तो फाहियान की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध पांडुलिपियों को इकट्ठा करना और पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा करना। ठीक है। 19वां बिंदु, चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन गुप्तों की दूसरी राजधानी। वो थी उज्जैन। जी। 20वां बिंदु, नवरत्न कौन थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 महान विद्वानों का एक समूह था। 9 विद्वानों का समूह। जी। तो 21वां बिंदु, इन नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे? वो थे कालिदास। महाकवि कालिदास। बिल्कुल। 22वां बिंदु, नवरत्नों में प्रसिद्ध व्याकरणविद। वो थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा था। जी बिल्कुल सही। 23वां बिंदु, नवरत्नों में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी। 24वां बिंदु, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम के लेखक। ये दोनों ही रचनाएं कालिदास की हैं। ठीक है। 25वां बिंदु, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो किस राजा से संबंधित है? उसे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित माना जाता है। वहां चंद्र नाम का उल्लेख है ना? जी, चंद्र के रूप में। 26वां बिंदु, मेहरौली लौह स्तंभ की अनूठी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 1600 से अधिक वर्षों में भी इसमें जंग नहीं लगा है। कमाल है। जी। 27वां बिंदु, वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनकी कोई प्रसिद्ध रचना? वो है बृहद संहिता के लेखक। वो भी वराहमिहिर ही है। अच्छा। 29वां बिंदु, ये बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? वो थे आर्यभट्ट। जी। और आखिरी 30वां बिंदु, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत के लेखक। ये दोनों ही ग्रंथ आर्यभट्ट के हैं। आर्यभट्ट। ठीक है। तो ये खंड भी समाप्त हो गया है। ठीक है। तीसरा खंड, परवर्ती गुप्त यानी कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। जी। तो 31वां बिंदु, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। सही। 32वां बिंदु, कुमारगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? उन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि से जाना जाता था। महेंद्रादित्य। 33वां बिंदु, समुद्रगुप्त के बाद अश्वमेध यज्ञ किसने किया? वो कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था। अच्छा। जी। 34वां बिंदु, ये हूण कौन थे? मध्य एशियाई आक्रमणकारी थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को धमकी दी। जी बिल्कुल। 35वां बिंदु, किस गुप्त शासक ने पहले हूण आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया? वो थे स्कंदगुप्त ने। जी। 36वां बिंदु, हूणों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन करने वाला शिलालेख कौन सा है? वो है भित्री स्तंभ शिलालेख। भित्री स्तंभ। 37वां बिंदु, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक? वो भी स्कंदगुप्त को ही माना जाता है। स्कंदगुप्त। जी। 38वां बिंदु, सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत का उल्लेख करने वाला शिलालेख? वो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख है। जूनागढ़ शिलालेख। जी। 39वां बिंदु, गुप्त साम्राज्य का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक कौन था? अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। जी। 40वां बिंदु, गुप्तों पे पतन का मुख्य कारण क्या था? 2 मुख्य कारण थे। जी। एक तो कमजोर उत्तराधिकारी और दूसरा था बार-बार हूणों के आक्रमण। 41वां बिंदु, एरण शिलालेख जिसमें सती का पहला प्रमाण मिलता है, उसमें किस गुप्त राजा का उल्लेख है? उसमें भानुगुप्त का उल्लेख है। 510 ईस्वी का। जी, 510 ईस्वी। 42वां बिंदु, नालंदा विश्वविद्यालय किस बात की अवधि के दौरान अपने चरम पर पहुंचा? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने चरम पर था। हर्षवर्धन के समय। जी। 43वां बिंदु, बाद में नालंदा का दौरा करने वाला चीनी यात्री? वो थे ह्वेनसांग। जी। 44वां बिंदु, व्याघ्र पराक्रम यानी बाघ वीरता वाले सिक्कों के लिए कौन सा गुप्त राजा जाना जाता है?
वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त। और 45वां बिंदु, गुप्त दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। संस्कृत। यह खंड समाप्त हो गया है। ठीक है। चौथा खंड, प्रशासन, कला और अर्थव्यवस्था। जी। 46वां बिंदु, गुप्त साम्राज्य किसमें विभाजित था? भुक्ति में यानी प्रांतों में। बिल्कुल। 47वां बिंदु, तो भुक्ति के राज्यपाल को क्या कहा जाता था? उन्हें उपरेक कहा जाता था। उपरेक। 48वां बिंदु, गुप्त प्रशासन में जिलों को क्या कहते थे? जिलों को विषय कहा जाता था। विषय। जी। 49वां बिंदु, और विषय का प्रमुख कौन होता था? विषय का प्रमुख होता था विषयपति। विषयपति। ठीक है। 50वां बिंदु, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को दीनार कहते थे। दीनार। जी। और 51वां बिंदु, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? उसे रूपक कहते थे। रूपक। 52वां बिंदु, गुप्त काल में किस धर्म का प्रमुख पुनरुत्थान हुआ? उस समय भागवतवाद यानी वैष्णववाद का। वैष्णववाद का। जी। 53वां बिंदु, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो शिखर वाले शुरुआती पत्थर के मंदिरों में से एक है। अच्छा, शिखर वाले मंदिरों में से एक। जी। 54वां बिंदु, अजंता की गुफाओं, खासकर गुफा 16, 17 और 19 का चित्रण किस काल में हुआ? वो गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में। जी। 55वां बिंदु, सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा किससे बनी है? वो तांबे से बनी है और काफी ऊंची है ना? जी, 7.5 फीट ऊंची है। 56वां बिंदु, पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। 57वां बिंदु, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक। जी। 58वां बिंदु, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक? वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त। जी। 59वां बिंदु, इस युग के दौरान कौन सी गणितीय अवधारणा परिष्कृत हुई? दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा। शून्य और दशमलव। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और 60वां बिंदु, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उनकी स्थिति में गिरावट आई थी। अच्छा। जी, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी चीजें सामने आई। ठीक है, ये खंड समाप्त हो गया है। जी, अब 5वां और अंतिम खंड, विविध और सांस्कृतिक प्रभाव। चलिए, 61वां बिंदु, वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक? वात्स्यायन। ठीक है। 62वां बिंदु, कौन सा पुराण गुप्तों के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्रदान करता है? वो है वायु पुराण। वायु पुराण। जी। 63वां बिंदु, गुप्तों का शाही प्रतीक क्या था? गरुड़। गरुड़। 64वां बिंदु, इस युग के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक? वसुबंधु। वसुबंधु। जी। 65वां बिंदु, विष्णु के अवतारों की अवधारणा किस काल में लोकप्रिय हुई? ये गुप्त काल में ही बहुत लोकप्रिय हुई। गुप्त काल में। जी। 66वां बिंदु, अष्टांग हृदयम जो चिकित्सा से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? वाग्भट। वाग्भट। जी। 67वां बिंदु, हस्तियायुर्वेद यानी हाथियों के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान के लेखक? पालकाप्य। पालकाप्य। ये दिलचस्प है। जी। 68वां बिंदु, इस युग में शुरू हुई मंदिर वास्तुकला शैली? वो थी नागर शैली। उसका प्रारंभिक रूप? जी, उसका प्रारंभिक रूप। 69वां बिंदु, जी। किस विदेशी राजवंश ने गुप्तों के अंत में योगदान दिया? हूणों ने। तोड़माण और मिहिर कुल के अधीन? जी, बिल्कुल। और 70वां और अंतिम बिंदु, जी। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? साहित्य, विज्ञान और कला में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। ठीक है, यह खंड समाप्त हो गया है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी। जय हिंद। जय भारत। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस दौर की एक अनुशासित पड़ताल करेंगे जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। आज का हमारा विषय है गुप्तोत्तर काल, मतलब लगभग 550 से 750 ईस्वी तक का समय। बात करेंगे उत्तर भारत में हर्षवर्धन से और फिर दक्षिण में पल्लवों और चालुक्यों की प्रतिद्वंदिता पर जाएंगे। तो चलिए पहला खंड शुरू करते हैं, हर्षवर्धन और पुष्यभूति राजवंश। नोट्स में पहला बिंदु है पुष्यभूति यानी वर्धन राजवंश के संस्थापक। जी, संस्थापक पुष्यभूति थे। अगला बिंदु, इस राजवंश के पहले महत्वपूर्ण राजा कौन थे? वो थे प्रभाकर वर्धन। और वर्धनों की मूल राजधानी? वो थी थानेश्वर, जो आज के हरियाणा में है। ठीक है। अब हर्षवर्धन की बहन का नाम? राज्यश्री। और उनके भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? उनकी हत्या शशांक ने की थी। वो गौड़ यानी बंगाल का राजा था। अच्छा, तो हर्षवर्धन किस वर्ष में सिंहासन पर बैठे? वो 606 ईस्वी में बैठे थे। इसी से हर्ष युग की शुरुआत भी मानी जाती है। और सत्ता में आने के बाद हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली, जो उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं साहित्य पर।
हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वो थे बाणभट्ट, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक भी वही थे? जी हाँ, ये दोनों रचनाएं बाणभट्ट की ही हैं। दिलचस्प। नोट्स में लिखा है कि हर्षवर्धन ने खुद भी 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। हाँ बिल्कुल, उनके नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अच्छा, अब उस मशहूर चीनी यात्री की बात करते हैं जो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। वो थे ह्वेन सांग, जिन्हें युआन च्वांग भी कहा जाता है। उन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, है ना? जी, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। और श्वेनसांग के यात्रा वृतांत का क्या नाम है? उसका नाम है CU की। ठीक है। अब एक सभा का जिक्र है, महामोक्ष परिषद। ये हर 5 साल में कहाँ होती थी? ये प्रयाग में होती थी, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। और कन्नौज में भी एक सभा हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। अब आते हैं हर्ष के साम्राज्य के सीमाओं पर। कौन सी नदी हर्ष और चालुक्यों के बीच सीमा का काम करती थी? वो थी नर्मदा नदी। तो क्या हर्षवर्धन नर्मदा पार नहीं कर पाए? उन्हें किसी ने हराया था? हाँ, उन्हें नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय मतलब चालुक्य राजा? जी, वो वातापी के चालुक्य राजा थे। और इस हार का उल्लेख हमें किस शिलालेख में मिलता है? ये हमें ऐहोल शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अब जरा प्रशासन की बात करें। हर्ष के समय में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 16वां भाग। और परंपरागत रूप से उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? वो हर्षवर्धन को ही माना जाता है। ठीक है, ये खंड पूरा हो गया है। चलिए अब अगले खंड पर चलते हैं, वातापी के चालुक्य। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो जयसिंह थे, लेकिन पुलकेशिन प्रथम को पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी, जिसे आज कर्नाटक में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? वो पुलकेशिन द्वितीय ही थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और जो ऐहोल शिलालेख है, उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक रवि कीर्ति थे। वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अच्छा। हर्ष को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? उन्होंने परमेश्वर की उपाधि अपनाई। क्या कोई चीनी यात्री चालुक्य साम्राज्य में भी आया था? हाँ, वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य का भी दौरा किया था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को भी किसी ने हराया था, है ना? जी, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने उन्हें पराजित किया और मार डाला। ओहो, तो वातापी पर कब्जा करने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या उपाधि ली? उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है वातापी का विजेता। अब जरा वास्तुकला की बात करते हैं। पत्तदक्कल में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? वो रानी लोका महादेवी ने बनवाया था, जो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। चालुक्यों ने वास्तुकला की कौन सी शैली विकसित की? उन्होंने वेशर शैली विकसित की। ये नागर और द्रविड़ शैलियों का एक मिश्रण थी। ऐहोल को किसी खास नाम से जाना जाता है? हाँ, उसे भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है। और लाड खान मंदिर कहाँ है? वो भी ऐहोल में ही है। वातापी के अंतिम चालुक्य शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और उन्हें किसने सत्ता से हटाया? उन्हें दंतिदुर्ग ने हटाया था, जो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, एक आखिरी सवाल इस खंड से। बादामी गुफा मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध हैं? वो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। यह खंड पूरा हो गया है। बहुत अच्छा। अब हम अपने तीसरे खंड पर आते हैं, कांची के पल्लव। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे सिंह विष्णु। और पल्लवों की राजधानी? कांची, मतलब आज का कांचीपुरम, तमिलनाडु में। मतविलास प्रहसन लिखने वाले पल्लव राजा का नाम क्या था? वो थे महेंद्रवर्मन प्रथम। अच्छा, और पल्लव साम्राज्य में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की वास्तुकला की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत भी महेंद्रवर्मन प्रथम ने ही की थी। इसे महेंद्र शैली कहते हैं। सबसे महान पल्लव शासक किसे माना जाता है? नरसिंहवर्मन प्रथम को, जिन्हें महामल्ल भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिन्हें 7 पैगोडा भी कहते हैं, किसने बनवाया? वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही बनवाए थे। और महाबलीपुरम का जो शोर टेम्पल है, तट मंदिर, वो किसने बनवाया? वो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जिनका एक और नाम राज सिंह भी था। कांचीपुरम में कैलाशनाथर मंदिर का निर्माण भी उन्हीं ने करवाया था। जी हाँ, कांची का कैलाशनाथर मंदिर भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही बनवाया। उनके दरबार में कोई प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भी थे? हाँ, दंडिन। उन्होंने 10 कुमार चरित लिखा है। और पल्लवों से जुड़े आलवार संत? तिरुमंगई आलवार। पल्लवों की आधिकारिक भाषा क्या थी? संस्कृत। हालांकि शुरुआती अभिलेख प्राकृत में भी मिलते हैं।
गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या नाम की प्रसिद्ध नक्काशी कहाँ है? वो महाबलीपुरम में है। तोंडेमंडलम क्षेत्र में पल्लवों के बाद किस राजवंश का शासन आया? शाही चोल। अंतिम पल्लव शासक कौन थे? अपराजित वर्मन। और उन्हें किसने हराया? उन्हें आदित्य चोल प्रथम ने हराया था। क्या पल्लवों की नौसेना भी थी? जी, उनकी एक शक्तिशाली नौसेना थी जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में बहुत सहायक थी। शोर मंदिर किस वास्तुकला शैली का है? वो द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। किरातार्जुनीय के लेखक कौन है? भारवी। वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अधिकांश पल्लव राजाओं का धार्मिक झुकाव किस तरफ था? वो शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को मानते थे। और पल्लव प्रशासन किस स्थानीय निकाय के लिए प्रसिद्ध था? सभा के लिए जो ब्राह्मणों की ग्राम सभा होती थी, ये खंड पूरा हो गया है। चलिए, अब अंतिम खंड, जिसमें कुछ विविध और सांस्कृतिक विषय हैं। गौड़ का वो कौन सा राजा था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? वो शशांक था, वही जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष किस युग में शुरू हुआ? वो प्रारंभिक मध्यकाल में शुरू हुआ, हर्ष के मृत्यु के ठीक बाद। ये संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। कश्मीर के उस राजा का नाम क्या था जिसने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया था? ललितादित्य मुक्तपेड़। मार्तंड सूर्य मंदिर जो कश्मीर में है, उसका निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था? जी, मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तपेड़ ने ही करवाया था। एक और चीनी यात्री थे, इत्सिंग, वो कौन थे? वो ह्वेनसांग के तुरंत बाद, मतलब 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की क्या स्थिति थी? वो महायान बौद्ध धर्म का एक वैश्विक केंद्र था, अपने शिखर पर था। जब ह्वेनसांग वहां गए, तब नालंदा के कुलपति कौन थे? तब शीलभद्र कुलपति थे। भारत में सामंतवाद शब्द का प्रयोग प्रमुखता से किस काल में शुरू हुआ? इसी काल में, मतलब गुप्तोत्तर काल में। कौन सा धर्म इस युग में भारत से लगभग लुप्त होने लगा था? बौद्ध धर्म। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किन संतों के साथ शुरू हुआ? नयनार, जो शैव संत थे, और आलवार, जो वैष्णव संत थे। नीति शतक के लेखक कौन हैं? भर्तृहरि। अग्रहार, यानी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा कब बहुत आम हो गई थी? 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान ये बहुत आम हो गई। कौन सा स्थल हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता के संगम के लिए प्रसिद्ध है? प्रयाग, जहां महामोक्ष परिषद होती थी। तो इस अवधि का अंत किस युग में संक्रमण का प्रतीक है? यह भारतीय इतिहास के मध्यकाल में संक्रमण का प्रतीक है। यह खंड पूरा हो गया है। तो दिए गए नोट्स के आधार पर गुप्तोत्तर काल की हमारी यह समीक्षा यहाँ समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।